Are we ready? साथियों, हिंदी में बोलो, इंग्लिश, हिंदी हिंदी ठीक है। साथियों, आज जैसा कि आप जानते हैं, भारत जोड़ो यात्रा का 55वां दिन है। 5 राज्यों से हम गुजर चुके हैं, ये 5वां राज्य है। भारत जोड़ो यात्रा हमारे देश के 12 राज्यों से गुजरेगा। तेलंगाना से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से दिल्ली, दिल्ली से राजस्थान, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और जम्मू और कश्मीर। पर इसके साथ साथ जो राज्य मेन रूट पर नहीं है, उनमें भी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है। कल अक्टूबर 31 को ओडिशा में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है और ये भारत जोड़ो यात्रा भुवनेश्वर से शुरू हो गई है कल सुबह, और करीब 2300 किलोमीटर लंबा परिक्रमा यात्रा है। ओडिशा के 24 जिलों से गुजरेगा और वापस भुवनेश्वर में लौट आएगा। ये भारत जोड़ो यात्रा ओडिशा। इसके साथ साथ आज सुबह भारत जोड़ो यात्रा असम की शुरुआत हुई है। ये यात्रा असम के पश्चिमी कोने से धुबरी जिले में, गोलकगंज है जगह का नाम, वहाँ से लेकर सदिया, जो असम के पूर्वी कोने में है, करीब 70 दिन लगेंगे। 850 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो यात्रा असम है। ये आज शुरू हुआ है, आज सुबह। 28 दिसंबर को, जो कांग्रेस पार्टी की स्थापना दिवस है, 28 दिसंबर से कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी तक करीब 800 किलोमीटर लंबा रास्ता है। कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी तक भारत जोड़ो यात्रा पश्चिम बंगाल निकाला जाएगा। तो ये 3 राज्य हो गए जहां मेन भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ राज्य के स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है। अगले कुछ ही दिनों में बिहार और झारखंड में भी अभी तैयारी हो रही है और उसका पूरा डिटेल मैं आपको, जब वो तैयार हो जाएगा, मैं आपको अवगत कराऊंगा। पर झारखंड और बिहार में भी ऐसे ही भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी हमारे कांग्रेस पार्टी के संगठन की ओर से। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता था कि बार बार पत्रकार हमें पूछते हैं कि सिर्फ मेन रूट है, 12 राज्य हैं, अलग अलग राज्यों का क्या होगा। आज कल उड़ीसा में, आज असम में और करीब 1.5 महीने बाद पश्चिम बंगाल में ऐसे ही भारत जोड़ो यात्रा निकाले जाएंगे, जहां राज्य के स्तर के नेता ज़रूर उसमें शामिल हैं और राष्ट्रीय नेता, कांग्रेस अध्यक्ष जा सकते हैं और मैं भी जाऊंगा कुछ दिन के लिए, दिग्विजय सिंह जी जाएंगे और अलग अलग सांसद और राष्ट्रीय स्तर के नेता भी जाएंगे।
तो ये बात हुई। दूसरी बात, आज 12:45 जैसा कि मैंने कल कहा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैदराबाद आ रहे हैं। ऐसे तो उनका हैदराबाद के साथ पुराना रिश्ता है, क्योंकि वो हैदराबाद कर्नाटक इलाके के हैं और एक ज़माने में उनका इलाका निज़ाम का इलाका हुआ करता था। वो तेलुगु भी बोल लेते हैं, मराठी भी बोल लेते हैं, उर्दू भी बोल लेते हैं। वो आज 12:45 हैदराबाद आएंगे और भारत जोड़ो यात्रा के शाम के कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, आज सुबह करीब 14 किलोमीटर हम चले हैं। यहाँ से हम निकलेंगे करीब 3:30 या 4 बजे। 4:30 बजे को एक ऐतिहासिक स्थल पर भारत जोड़ो यात्रा एकत्रित होगा। ये वो स्थल है चार मीनार के पास, जहां 19 अक्टूबर 1990 को तब के कांग्रेस अध्यक्ष, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, तब के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी आए थे और राष्ट्रीय स्तर पर सद्भावना यात्रा की शुरुआत उसी स्थल से हुआ था। उसके बाद हर साल, यानी कि पिछले 12 सालों से, नहीं 12 नहीं, 22+10, 32 सालों से 19 अक्टूबर को उसी स्थल पर कांग्रेस नेता, कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित होते हैं और वहाँ झंडा लगाया जाता है। एक ऐतिहासिक स्थल है हमारे लिए। ऐसे तो चार मीनार भी एक ऐतिहासिक इमारत है, पर हमारे लिए जहाँ से सद्भावना यात्रा की शुरुआत हुई थी 1990 को, वो भी एक पवित्र स्थल है। राहुल गांधी जी और भारत जोड़ो यात्री वहाँ पहुँचेंगे 4:30 बजे को और वहाँ राष्ट्रीय झंडा डाला जाए, जैसे कि हर साल 19 अक्टूबर को होता है। इस बार हम 19 अक्टूबर को नहीं कर पाए हैं, 1 नवंबर को कर रहे हैं। तो इन 3 बातों पर मैं आपको जानकारी देना चाहता था, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। अगर आपके पास कुछ सवाल है इनके बारे में या और भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, जो कल आपको पूरी जानकारी नहीं मिली पत्रकार सम्मेलन में, मैं उन सवालों को जवाब दूंगा। मैं फिर से आपसे, जिन लोगों ने प्रयास की पर वो सवाल नहीं पूछ पाए, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं। समय सीमित था। तेलुगु मीडिया बहुत से चैनल हैं, बहुत से अखबार हैं, और आज सुबह से और कल रात से मुझे शिकायतें आ रही हैं कि आपने हमें इग्नोर किया, हमें मौका नहीं दिया, आपने पक्षपात किया। तो ये सब आरोप लगाए जा रहे हैं मुझ पर। तो मैं आपको एक मौका दूंगा, अगर मैं एक सब्स्टिट्यूट हूँ राहुल गांधी जी की तो हूँ नहीं, पर अगर आपके कुछ ऐसे अर्जेंट सवाल हैं जो आप पूछना चाहते थे, मैं उन सवालों का जवाब दूंगा। शुक्रिया। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, बशीरुद्दीन जी, आपका नाम बशीरुद्दीन ही है ना? हाँ जी। 4:30 बजे, जैसा कि मैंने कहा, राहुल गांधी जी और भारत यात्री उस स्थल पर जहां राष्ट्रीय झंडा लगाया गया था 19 अक्टूबर 1990 को, जहां से सद्भावना यात्रा शुरू की गई थी, वहां हम आज 4:30 बजे पहुंचेंगे। मैंने हर शब्द मायने रखता है। 4:30 बजे उस स्थल पर हम पहुंचेंगे। उसके बाद पदयात्रा होगा,
और नेकलेस रोड जाएगा जहां इंदिरा गांधी की मूर्ति है। हाँ जी, आप हमारे साथ चलते जाइए, जहां रोकेंगे आपको जानकारी मिल जाएगी। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जब तत्कालीन समय में हम निर्णय लेते हैं, जो तय होता है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, बीच में क्या होता है जब चलते हैं तभी हमें पता चलता है। नहीं, राहुल गांधी जी ने तो कहा कि अगर केसीआर को ख्वाब देख रहे हैं कि ये जीआरएस हो जाए, ग्लोबल राष्ट्र समिति, उसमें हमें क्या आपत्ति है। और अगर वो जीआरएस बनना चाहते हैं तो मैं उनको याद दिला दूं, 2007 में यही टीआरएस पासपोर्ट स्कैम में फंसी हुई थी, आपको याद होगा। एक बड़ा पासपोर्ट स्कैम हुआ था और टीआरएस के कई नेता उसमें शामिल थे। तो मैं उनको, केटीआर को याद नहीं दिलाना चाहता हूं टीआरएस का क्या इतिहास है। हाँ जी, ये भारत जोड़ो यात्रा है, ये केसीआर जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा है। केसीआर क्या करना चाहते हैं वो केसीआर करें। हम लोकतंत्र में रहते हैं। कांग्रेस पार्टी कोई निज़ामशाही पार्टी नहीं है। हम जानते हैं कि यहाँ हैदराबाद में 8वां निज़ाम बैठा हुआ है। हाँ जी, मुझे सुना ही नहीं दे रहा मैडम। महाराष्ट्र पहुंचेगी 7 तारीख को हम महाराष्ट्र पहुंचेंगे, ज़रूर नांदेड़ पहुंचेंगे। महाराष्ट्र में शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक शहर नांदेड़ से होगा। शरद पवार जी अस्पताल में हैं। कल 4:30 बजे राहुल गांधी जी ने सुप्रिया सुले से बात की, मैंने 5 बजे को सुप्रिया सुले से जी बात की। शरद पवार जी अस्पताल में हैं, कुछ खांसी हो रही थी, कुछ दर्द महसूस हो रहा था। डॉक्टरों ने उनको कहा है कि 3 हफ्ते के लिए आप बेड रेस्ट लीजिए। हो सकता है कि वो 7 तारीख या 8 तारीख नहीं आए, पर राहुल गांधी जी ने कहा जब भी हो सकता है वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। और उन्होंने सुप्रिया सुले को भी ये कहा कि जल्द से जल्द उनका रिकवरी होना, हम उनको चुनाव से जोड़ के देखा जाए, चुनाव से जोड़कर देखा जाए यात्रा को। शरद पवार, महाराष्ट्र में तो कोई चुनाव नहीं है, आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं क्या? चुनाव नहीं, मैंने बार बार कहा है ये भारत जोड़ो यात्रा है। और कल राहुल जी ने मेरे कहा ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, ये मुनुगोड़ से लेना देना नहीं है, हिमाचल या गुजरात से कुछ लेना देना नहीं है, 2024 के चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। ये भारत जोड़ो यात्रा है, राजनीतिक पार्टी है, हम हैं, राजनीतिक यात्रा है। पर जो मकसद है राजनीति से ऊपर होकर, हम 3 मकसद हमने गिनाए हैं। आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, राजनीतिक तानाशाही बढ़ रहा है, उसके खिलाफ ये भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है। संगठन मजबूत होगा, इसका असर चुनाव में होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। पर ये चुनाव के लिए भारत जोड़ो यात्रा कोई जादू की छड़ी नहीं है। राजनीतिक पार्टी है, यूपीए के घटक दल थे एक ज़माने में, पर बाद में वो पहले ऑक्सीजन सिलेंडर कांग्रेस का था, अभी उनका ऑक्सीजन सिलेंडर बीजेपी का हो गया है। तो ब्रांड बदल गया। वो मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे कमेटी के, जो मैं चेयर करता हूँ स्टैंडिंग कमेटी, वो उसके सदस्य हैं। हालांकि वो ज़्यादा आते नहीं हैं, पर नाम के वास्ते वो सदस्य हैं। मेरे अच्छे मित्र हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनसे बहुत मेरी बहस होती रहती है। पर इसमें 2 राय नहीं हो सकती है कि
वो बीजेपी से ऑक्सीजन लेते हैं और एमआईएम बीजेपी को बूस्टर डोज देती है। ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। पर हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, चुनाव लड़े और उनका काम है चुनाव लड़ना और कांग्रेस का वोट काटना। उनका एक ही काम है, एक ही काम है हर एक राज्य में जाना, प्रचार करना और वोट काटना। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी को हम ऐसे ही देखते हैं। आम आदमी पार्टी 2012 के आरएसएस सपोर्टेड आंदोलन से निकला है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आरएसएस का एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन था और आम आदमी पार्टी उसी से निकला है। बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। ये अभी जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं आम आदमी के नेता, ये मैं समझता हूँ बिल्कुल साफ हो गया है कि जो मुद्दे वो उठाते हैं, जिस तरीके से उठाते हैं, जिस भाषा में उठाते हैं, उनमें और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। और ये जो शैडो बॉक्सिंग होता है बीजेपी और आम आदमी के पार्टी के बीच में, शैडो बॉक्सिंग, दिखावे के लिए बॉक्स करते हैं। हाँ जी मैडम, कुछ भी कहे, जमीन पर वास्तविकता अलग है। मैं भी गुजरात गया हूँ, अभी भी जाऊँगा। इसमें हाँ, ये बिल्कुल सही है कि पंजाब सरकार के मदद से और दिल्ली सरकार के मदद से खूब एडवर्टाइजमेंट निकाले गए हैं, खूब प्रचार हो रहा है मीडिया से। मीडिया में एक गुब्बारा बन गया है आपका, पर ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ता कैंडिडेट के नज़रिए से अगर आप देखें, गुजरात में मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। और अगर आम आदमी पार्टी खड़ी होगी वो कांग्रेस की वोट काटने के लिए बीजेपी की मदद से। ये सब बीजेपी के बी टीम है। चुनाव आ गए हैं तो ये सब याद अभी आ रहा है इनको। ये जो समुदाय की बात आप कर रहे हैं, ये लाल बहादुर शास्त्री के ज़माने के समय में वो इन इलाके में उनको बसाया गया था। चुनाव आता है, अचानक बीजेपी को याद आ जाती है ये सब मुद्दे। असली बात तो ये है कि गुजरात मॉडल, जहां अभी एयरक्राफ्ट बनने वाले हैं, वहां हम एक पुल नहीं बना सकते। एयरक्राफ्ट बनाएंगे, हवाई जहाज बनाएंगे, पर हम एक पुल बना नहीं सकते। करीब 150 लोगों की जान गई है और इसके जिम्मेदार कौन है? ये कॉन्ट्रैक्टर हैं। कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया है? राज्य सरकार ने दिया है। स्कूल में जाइए, अस्पताल में जाइए, आज के सोशल मीडिया में देखिए जिस तरीके से अस्पताल की सफाई हो रही है, उसकी क्या दशा थी। और अभी प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, उसको एक किस तरीके से वाइट वॉश कराया जा रहा है। ये गुजरात मॉडल है। ये तो बिल्कुल नकली फेक मॉडल है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, 1 मिनट, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। मैं अभी ये 6ठा दिन है तेलंगाना में। मैं तेलंगाना के कोने कोने में गया हूं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो तेलंगाना के कोने कोने में गया हूं, आदिलाबाद से लेकर यहां महबूब नगर तक। जो दशा मैंने देखी है पिछले 6 दिन सड़कों के बारे में, नारायणपेट में, महबूब नगर में, शादनगर के पास, राजेंद्र नगर के पास, अभी आते समय सरदार पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी के सामने, 8 साल हुए हैं तेलंगाना बनकर। सड़कों की हाल देखिए।
हर एक पॉटहोल जो आप देख रहे हैं, हर एक सड़क पर गड्ढा जो देख रहे हैं, वो टीआरएस को मदद किया है। ये दशा 8 साल नए राज्य बनने के बाद ये स्थिति है सड़कों की, और वो भी राजधानी के इर्द गिर्द में। ऐसा नहीं है कि हम कोई दूर इलाके की बात कर रहे हैं, आदिलाबाद की बात कर रहे हैं, शादनगर, राजेंद्र नगर, महबूब नगर, जटचरला, ये सब तो यहीं के हैं, हैदराबाद के हैं, आसपास 50-60 किलोमीटर। और सड़कों की हाल देखिए, 8 साल में तेलंगाना बनने के बाद किसको फायदा मिला है, ये पूछने वाली सवाल है। जनता को तो सवाल, दलितों को तो नहीं मिला है, आदिवासी को तो नहीं मिला है, बैकवर्ड क्लास को नहीं मिला है। हाँ, मिला है एक व्यक्ति को और एक परिवार को जो अभी टीआरएस से बीआरएस और बीआरएस से जीआरएस बनने चाहते हैं। तेलंगाना, अगर तेलंगाना कोई मॉडल है, हैदराबाद जो बना है, ये केसीआर ने हैदराबाद नहीं बनाया है, ये बनाया है पिछले 30 सालों में मुख्यमंत्रियों ने, खास तौर से राजशेखर रेड्डी जब मुख्यमंत्री थे। जो आईटी कंपनियां हैदराबाद में आई हैं, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन, नलसार जो आया है, ये पुलिस एकेडमी जो है, ये 60 साल पुरानी पुलिस एकेडमी है। ये एक और बार मैं आपको कह दूं, आपको जानकारी नहीं होगी, क्योंकि आजकल ये प्रयास हो रहा है कि हमारा इतिहास सिर्फ 2014 में शुरू होता है। ये नेशनल पुलिस एकेडमी जो है, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर सरदार पटेल के नाम पर, वो पुलिस एकेडमी 1950 में बनाया गया था और उसका नाम सरदार पटेल एकेडमी दिया गया 1974 में। 1974, 40 साल पहले, 2014 के 40 साल पहले सरदार पटेल के नाम पर यह नेशनल पुलिस एकेडमी बनाई गई थी। तो ये केटीआर कुछ भी दावा कर सकते हैं, पर तेलंगाना जो आईटी कैपिटल किसे कहा जाता है, ये तो बिल्कुल 2014 के पहले बनाए गए थे। ये 2014 के बाद में नहीं आए हैं। ये जो संस्थाएं बनी हैं हैदराबाद में, ये 2014 के पहले बने थे। डीआरडीओ, सीएसआईआर, नलसार, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, ये सब पहले 2014 के पहले आए थे। ये शमशाबाद एयरपोर्ट के वजह से शमशाबाद में जो विकास आया है, ये केटीआर, ये केसीआर और केटीआर के कारण नहीं आया। ये 2014 के पहले जो सरकारें थी। और मैं ये भी कहूंगा कि राजशेखर रेड्डी जी ने बहुत काम किया, और उनके पहले भी थे मुख्यमंत्री, चंद्रबाबू नायडू थे, विजय भास्कर रेड्डी जी थे, एनटी रामाराव थे, उनके समय भी ये कार्य। तो आज टीआरएस कह सकती है हमने ये किया, टीआरएस ने कुछ नहीं किया, उनको विरासत में बहुत कुछ मिला है। उनको शो कॉज नोटिस दिया गया है, उनको शो कॉज नोटिस दिया गया है, और उनका जवाब मुझे पता नहीं आया है कि नहीं। जवाब आने दीजिए, वो जवाब देखेंगे हमारी डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी और उस पर कार्रवाई करेगी। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं, कई लोग बोलते रहते हैं, पर अगर कोई लक्ष्मण रेखा पार करता है, अगर कोई डिसिप्लिन का उल्लंघन हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। वो गुंजाइश नहीं, मैं नहीं देख सकता हूं कि जिस तरीके से एमआईएम बिहार में, महाराष्ट्र में, यूपी में, अलग अलग राज्यों में लगी हुई है कांग्रेस के वोट काटने को बीजेपी के इशारे में, मैं नहीं समझता हूं एक बार तलाक हो गया दूसरी बार हम वापस नहीं आ सकते। ये सिंगल तलाक है, ट्रिपल तलाक नहीं। ओके, थैंक यू।